यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, परीक्षा 2023 की हम तैयारी की बात कर रहे हैं, क्लास 12th। आज हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो फिजिक्स का हमने मॉडल पेपर दिया था उसका सॉल्यूशन, ये पार्ट 1 है और ऐसा ही पेपर आएगा बोर्ड में। और ये इस टाइप के हमने पहले ही बताई थी कि हम 5 मॉडल पेपर देंगे, तो वो 5 आपने कर लेने हैं और 2022 का पेपर देख लीजिएगा, तो आपके 80% तो इन्हीं पेपर से ही बन जाएंगे, क्योंकि ये 5 पेपर ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि अपने आप में अलग अलग रहेंगे और सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, ये क्वेश्चन आपको मिला ही होगा, देखिएगा क्या है। बोर्ड परीक्षा के लिए सैंपल पेपर या मॉडल पेपर, पहला प्रश्न है खंड ए, जिसमें 6 प्रश्न हैं और सभी एक एक नंबर के हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, ये देखिएगा। ये आपने सॉल्व भी किया होगा, इसका कमेंट करके आंसर बताना है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या 8 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन पे नहीं जाकर हम सीधे सीधे सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन क्या बोला था, 8 कूलाम ऋण आवेश। देखिए 8 कूलाम आवेश है, तो ई क्यू बराबर आवेश बराबर क्या दिया है आपको, क्यू बराबर 8 कूलाम, और ई बराबर ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम होता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका होता है और ये आपको दे रखा है सवाल में। 8 कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन बराबर पूछा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र एन बराबर क्यू अपॉन ई। ठीक है, ये सूत्र हो गया क्यू अपॉन ई। तो क्यू का मान कितना, 8 है, क्यू का मान ये 8 हो गया और ये ई का मान हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाली घात जो है ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर यहां पर देखिएगा, मैं थोड़ा सा और आपको ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, ये देखिएगा, ये Q का मान ये हो गया और ये आपका E का मान हो गया। ये 10 की पावर -19 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की घात कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब ये 1.6 है, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, तो ऊपर 8 की जगह पे हो जाएगा 80/16। 16 80 में भाग कर देंगे 16 का, तो 16 पंजे 80, तो 5 गुणा 10 की पावर 19 ये आ जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन में था, ये देखिएगा ऑप्शन में था, ये होगा, जरूर होगा। ये देखिए 5 गुणा 10 की पावर 19, दिस इज राइट आंसर। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले का ख प्रश्न पर आ जाते हैं। पहले का ख प्रश्न क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई, ओम मीटर। ये तो डायरेक्टली आपको याद कर लेना, देखिए इसका उत्तर भी लिखा हुआ है वैसे, ये ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम मीटर। चलिए आगे देखिएगा, एल बट्टे आर की विमा। एल का नाम क्या है, एल होता है प्रेरकत्व। क्या होता है, प्रेरकत्व। और आर क्या होता है, आर है प्रतिरोध, आर है आपका प्रतिरोध। तो प्रेरकत्व बट्टे प्रतिरोध की विमा निकालनी है। तो देखिएगा, अब आपका कभी कभी प्रतिरोध की विमा भी पूछ सकता है, प्रेरकत्व की विमा भी पूछ सकता है। तो देखिएगा ये एल की विमा, एल यानी कि प्रेरकत्व की विमा, ये आर की विमा। दोनों में देखिएगा एम से एम कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा, ऊपर बच रहा है टी की घात -2, नीचे बच रहा है टी की घात -3। अब टी की घात -2 से टी की घात -2 कट जाएगा, तो -1 नीचे बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो टी की घात +1 हो जाएगा, यानी केवल टी बचेगा। ये ऑप्शन में है, देख लीजिए ऑप्शन में टी है, ये रहा, दिस इज राइट आंसर। समझ में आ रही है, यानी कि जैसा सूत्र वैसा। कभी कभी अब ये आप कमेंट करिए, आर बट्टे एल सी की विमा बताओ, एक सी बट्टे एल आर की विमा, ये आपको बताने, एक इसकी विमा बतानी, एक इसकी। सी क्या है, सी यहाँ पे संधारित्र है, संधारित्र की धारिता जो होती है, तो धारिता की आपको विमा लगा देनी, नीचे एल की फिर आर की, ये फिर कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि -5 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर क्षमता, डी का मतलब डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त फोकस दूरी आपसे पूछी है। यानी कि आपका देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये चीज भी समझ रहे हो। एक तो P1 दे रखी है, यानी कि लेंस की क्षमता पावर -5 डायोप्टर दे रखी है, और एक P2 दे रखी है, P2 कितनी दे रखी है, P2 दे रखी है +3 डायोप्टर, ये 2 दे रखी है, और संयुक्त फोकस दूरी एफ आपसे पूछी है। देखिए कितना बहुत ही प्यारी वो है। अब देखिएगा नॉर्मली आपसे ये जब डायोप्टर में होता है, जैसे P1 इतना दे रखा है और P2 इतना दे रखा है, एफ आपसे पूछी है। P बराबर फॉर्मूला होता है P1 + P2, ठीक है।
तो ये नॉर्मली क्षमता, कुल क्षमता, जैसे कि P बराबर जो आपकी क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वो 100/f होती है, ठीक है, f। अब f इधर चला जाएगा तो 100/p, हमें फोकस दूरी बराबर 100/p। तो पहले तो इन दोनों की संयुक्त क्षमता निकालो। ये क्या निकलेगी? संयुक्त क्षमता। संयुक्त क्षमता निकालेंगे तो P बराबर P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू -5 और P2 की वैल्यू +3। तो कितना हो जाएगा? -2 डायोप्टर बचेगा। ओके, -2 बचा। अब यहाँ पे डायरेक्टली f बराबर ये वाला सूत्र है संयुक्त फोकस दूरी के लिए, ये वाला चलिएगा। तो 100/p, तो 100/p की जगह पे कितना? -2। और -2 का जब 100 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? -50 आ जाएगा, ठीक है। तो -50 इज द राइट आंसर। -50 है इसमें, ये रहा, -50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ये अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। देखिए, अर्धचालक क्या थे? जिनमें एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल और एक एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल, इस तरीके से होते हैं ये, और एक ये, ठीक है। अब एक पी और एक एन। पी में P4 पॉजिटिव, और पॉजिटिव होते हैं होल, और N4 नेगेटिव, नेगेटिव में होते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए, इस चीज को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्धचालक, अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। अर्धचालक समझ रहे हो? अर्धचालक पी टाइप होते हैं और एन टाइप अर्धचालक होते हैं। पी टाइप में पॉजिटिव होते हैं, यानी कि पी टाइप में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? पॉजिटिव यानी कि होल्स के द्वारा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो इसमें पूछा है कि अर्धचालकों में जो विद्युत चालन जो होता है वो किनके द्वारा होता है? तो विद्युत चालन जो होगा अर्धचालक तो पी टाइप को भी अर्धचालक कहते हैं, एन टाइप को भी अर्धचालक कहते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कौन से हैं? आंसर तो ये याद रखिएगा, डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए थ्योरेटिकली, कि अर्धचालकों में जो विद्युत चालन होता है वो कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों से होता है, ठीक है। कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों से होता है, कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों से होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात ही है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? यानी कि एक ही वेग से चलने वाले कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसकी ज्यादा होगी? तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है H/mv। क्या होता है? H/mv। अब वेग तो सभी के लिए समान है, ये भी कण हो, ये भी कण हो, ये भी कण हो, वेग भी समान है, और h प्लांक नियतांक ये भी समान है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसका मान ज्यादा होगा? लैम्डा का मान ज्यादा होने के लिए m का मान उतना ही कम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि m का मान नीचे आ रहा है, ये व्युत्क्रम में आ रहा है, तो m का मान जितना कम होगा उसका मान उतना ही ज्यादा होगा लैम्डा का। तो ये देखो कि इसमें m का मतलब द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इनमें से चारों में से सबसे कम द्रव्यमान किसका है? उसकी ही तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। सिंपल सी बात इतनी है, जब एक ही वेग से चल रहे हैं तो सबसे कम जो द्रव्यमान है वो किसका है? इनमें अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में। तो ये सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? बीटा कण या इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, देखिएगा, ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन या इसको बोले बीटा कण, ठीक है। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का, या हम इसको बोलेंगे बीटा कण। तो इसका द्रव्यमान सबसे कम है, इसीलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, जब एक ही वेग से चल रहे हैं, तो याद रखना, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा। अब देखिएगा, सभी प्रश्नों को हल करना है। ये हालांकि ये सारे, देखिए, ये मैंने हार्ड से हार्ड पेपर बनाया ताकि आप इस पेपर को कर लो तो फिर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि आपका, देखिएगा, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी रख दिए मैंने, जो 2-2, 3-3 नंबर वाले हैं वो भी मैंने प्रश्न इसी में रख दिए हैं। देखिएगा पहले कैसे हैं, देखिए, सब मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन लिए हैं, एक एक प्रश्न में 2-2 चीज डाली है, ठीक है। देखिए, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा? जो धारामापी जो होता है, जैसे ये धारामापी है, तो इसके वोल्ट मीटर में हमें इसको बदलना है, तो इसके श्रेणी क्रम में हम क्या लगा देंगे? एक संट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? संट। तो ये बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। चलिएगा, धारामापी की कुंडली में हम क्या लगा देंगे? देखिएगा, ये है
धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट लगाते हैं। डायरेक्टली आप इतना भी लिख सकते हो, शंट लगाते हैं। शंट का मतलब ही ये होता है कि ये उच्च प्रतिरोध होता है। उच्च प्रतिरोध का ये भी एक प्रतिरोध है, लेकिन इसका मान कितना ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको शंट बोलते हैं। तो धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है? शंट लगाकर। और शंट कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिएगा, ये याद हो गया आपको क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? नति कोण क्या है? चुंबकीय ध्रुवों पर इसका मान कितना होता है? ये दो क्वेश्चन अलग अलग सेटों में आए थे, अलग अलग पेपरों में आए थे। कि एक में पूछा था नति कोण क्या है, और एक पेपर में पूछा था कि चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है। तो मैंने दोनों प्रश्न एक ही में डाल दिए हैं। देखिएगा क्या है नति कोण। ये देखो कि किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को उस स्थान का नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। नति कोण का दूसरा नाम भैया नमन कोण भी है, याद रखना। ठीक है, नमन कोण के नाम से भी जान सकते हैं। तो कुल मिला के बाद क्या है? किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को हम नति कोण या नमन कोण कहते हैं। अब ये हो गया। चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण अथवा नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन भी याद हो गया। चलिए, किरचॉफ का धारा और वोल्टेजता का नियम लिखिए। देखिए पहली बात, ये एक नंबर में तो एक ही चीज पूछेगा, और बल्कि ये एक नंबर का सवाल नहीं है, तो बड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन से मैं डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये एक नंबर का नहीं, ये तो बड़े नंबर का है। लेकिन पेपर में आ रहा है, मुझे तैयारी करानी है, ना कि पेपर का आपको बताना है। तो ये दोनों प्रश्नों को याद कर लो, क्योंकि एक सेट में ये पूछा था तो एक सेट में ये, तो मैंने दोनों नियम डाल दिए हैं इसमें, ताकि एक मॉडल पेपर आपके नॉर्मल पेपरों के 2-3 के बराबर है, क्योंकि इसमें प्रश्न काफी अलग अलग तरीके के हैं। चलिएगा, किरचॉफ का धारा का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, सभी का मतलब समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कुल मिला के बात यह है कि ये किरचॉफ का धारा नियम है, यानी संधि का नियम भी इसको बोलते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऐसे याद कर लो, मेरे साथ बोलो, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। 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 हो गया, याद लो। संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, चलिए, डेल्टा सिग्मा बराबर 0, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा। देखिए, दूसरा भी हम इसी तरीके से याद कराएंगे। ये वोल्टता का नियम, इसको हम पास का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा व उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा कठिनाई हो गई, यानी कि किसी भी मतलब परिपथ के बंद पास में कोई भी धारा बह रही है और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगने वाले वैद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये है, तो क्या है? किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा, तो कुल मिला के बात क्या है? किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा, ऐसे बोल लो, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसमें लगने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लो, याद होगी, परवाह से याद करने में कोई बड़ी बात है। 2-3 बार उसी लाइन को रिपीट करते चले जाओ, याद हो जाएगी। रट्टा मटक रहन। चलिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में दहली आवृत्ति तथा कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। ये भी देखो, 2 प्रश्न इसमें जोड़ दिए हैं मैंने। देखिएगा क्या है। दहली आवृत्ति, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी किसी धातु के पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, यानी कि जो धातु से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी न्यूनतम आवृत्ति उस धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि किसी धातु पर एक ऐसी आवृत्ति डाली जाए जिससे कि उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर, तो उसी आवृत्ति को हम बोलते हैं
दहलीय आवृत्ति। तो किसी धातु पर गिरने वाले प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, उस किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम दहलीय आवृत्ति कहते हैं। लो हो गई याद, ठीक है। चलिएगा अब कार्यफलन देखिए। कार्यफलन अलग तरीके से, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता था। आपतित प्रकाश के एक फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसको कार्यफलन कहते हैं। यानी कि कुल मिला के बात है कि फोटोन की वह ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि जो मैंने क्या कही, किसी धातु से यदि कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसमें कितनी ऊर्जा होगी, उस प्रकाश में कितनी ऊर्जा होगी, उसी को हम बोलेंगे कार्यफलन। ठीक है, चलिएगा इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भी भिन्न भिन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण का अल्फा कण विकिरणन, ये क्या है? अल्फा कण विकिरण क्या था कि जब स्वर्ण पत्र पर हमने अल्फा किरणों की बौछार की तो कुछ किरणें सीधी निकल गईं, कुछ किरणें जिस वेग से आईं उसी वेग से वापस लौट गईं। तो इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और परमाणु के बीच में एक बाहरी चीज भी होती है जिससे अल्फा कण टकराकर वापस लौट आए। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का सारा द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है, तो यही अल्फा कण का विकिरण था, यानी अल्फा कण के बारे में बताया था। तो देखिएगा अल्फा कण विकिरण देखो, सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना जानने के लिए एक प्रयोग किया। ये देखिए यहां से दो चीजें और पता चलेगी कि अल्फा कण विकिरण कब किया गया था, सन 1911 में। किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो अपने आप में है। ठीक है, अब अल्फा कण विकिरण के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम, क्या है, कौन सा पदार्थ यूज किया था? पोलोनियम। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से अधिक गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा किरणों को बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया तो देखा स्वर्ण पत्र से गुजरे हुए कुछ किरणें सीधी निकल गईं और कुछ किरणें सीधी निकल गईं तथा कुछ अल्फा किरणें विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो गईं। अल्फा किरणों के अपने मार्ग से विक्षेपित होने की घटना को अल्फा कण विकिरणन कहते हैं। हुआ क्या था कि रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना जानने के लिए कि यह परमाणु है, तो भैया इस पर अल्फा कण की बमबारी की, यानी अल्फा कण की बमबारी। अल्फा कण के बहुत, ये होता क्या है कि यहाँ पे भाई, यहाँ पे इसमें अल्फा कण के किसी भी उसमें परमाणु में अंदर धनात्मक भाग होता है। जब अल्फा कण ने कुछ किरणें तो सीधी निकल गई इस तरीके से, कुछ किरणें और अंदर की ओर डाली तो कुछ किरणें इस तरीके से विक्षेपित हो गई, यानी इससे टकराई, और कुछ किरणें जिस वेग से गई उसी वेग से वापस आ गई इस तरह से। तो यही घटना क्या कहलाती है? अल्फा कण विकिरण कहलाती है। ये किस धातु पर गए? स्वर्ण पत्र पर। कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था? पोलोनियम। पोलोनियम से क्या था? रेडियो एक्टिव पदार्थ थे, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं, यानी अल्फा बीटा गामा किरणें। तो पोलोनियम से निकलने वाली, यानी पोलोनियम को यहां पर रखा गया और उससे निकलने वाली अल्फा किरणों की इस स्वर्ण पत्र पर बौछार की, तो उससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया। चलिएगा, ये समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं? देखिए, सम्मित समान स्थान में उनका क्रमांक, सम्मित समान भार में उनका भार समान हो, तो वही चीज देखिए परिभाषा क्या लिखी हुई है। संभारिक क्या है? पहले तो संभारिक समझो। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार, देखिए सम्मित समान भार में भार, जिनके परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या समान होती है, समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उनको संभारिक कहते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या तो समान, द्रव्यमान संख्या बोले तो परमाणु भार समान और क्रमांक अलग अलग, जैसे कि 18 AR 40, 20 CA 40। देखो 40 बराबर है लेकिन क्रमांक अलग अलग है। जैसे 6C 14, 7N 14, O 8O 17, 9O 17। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब 17 17, 14 14, 40 40, ये इनके एग्जाम्पल है। कोई भी एक याद करना है, तो ये संभारिक हो गए। ऐसे ही समस्थानिक, यानी ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि परमाणु भार का मतलब द्रव्यमान संख्या।
ठीक है, इनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। 17Cl35, 17Cl37, देखो 17 17 बराबर है, ये 1 1 1 बराबर है, 1 2 3 ये अलग अलग हैं, ठीक है। 8612, 8613, 8614 इस तरह से, ठीक है। चलिएगा, तो ये देखिएगा पहला क्वेश्चन खत्म और दूसरा क्वेश्चन खत्म, दोनों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब थोड़ा सा ये नए टाइप की वीडियो बनाइए। यदि आप चाहते हो कि मैं बोर्ड पर बनाऊं ये वीडियो थ्योरी लिख के, तो बोर्ड पर भी बना दूंगा, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा सा ये है कि थ्योरी लिखने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पीडीएफ भी बनानी और ये भी बनानी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि आप बोर्ड पर चाहते हो तो मैं बोर्ड पर बना दूंगा वीडियो को, और यदि आप मोबाइल पर ऐसी स्क्रीन पर चाहते हो, देखिए मोबाइल पर क्या है, केवल मैं थ्योरी मोबाइल पे बना दूंगा, बाकी डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स में आपके बोर्ड पर बना दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा कर लीजिए, या आप चाहते हो कि मैं न्यूमेरिकल थ्योरी और ये थ्योरी न्यूमेरिकल डेरिवेशन सारी चीज बोर्ड पर बनाऊं, तो वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो यदि इस टाइप की वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं ये बताइए पहले तो, क्योंकि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स तो मैं बोर्ड पर ही कराऊंगा। फिलहाल ये बताइए कि थ्योरी की मोबाइल से वीडियो बनानी है या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त तक पहुंचा देना। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा नया टारगेट बैच फ्री है वो ज्वाइन नहीं किया है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ वगैरह इसकी पीडीएफ में टारगेट बैच में ही दूंगा, ठीक है, फ्री में दूंगा। और चलिए मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।